ये सिर्फ क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हो रहा है या झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस के साथ भी इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं? क्योंकि धन बल का प्रयोग तो जम के हो रहा है। जो अभी तक के रिपोर्ट्स हैं, शायद 160-170 करोड़ रुपए जो सर्च ऑपरेशंस के दौरान रिवील हुए हैं, जिसमें कि कैश, लिकर, फ्रीबीज और कुछ प्रेशियस मेटल्स, मिनरल्स तक हैं। तो ये चुनाव में शायद ये 2019 से 3 गुना ज्यादा इस बार पकड़ा है। तो धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, परिवारवाद तो आपने बताया ही बताया। क्या ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है या झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस में भी देखा जा रहा है? और इसका असर हम आप तो बात करते हैं एक पत्रकार के नाते, इसका असर क्या आपने अपने झारखंड प्रवास के दौरान जब आप जगह जगह गए, घूमे, लोगों से बात किया, तो क्या लगा? लोगों के बीच भी ये चर्चा है इस बात पे? बिल्कुल है। देखो क्या है कि धनबल का प्रयोग आखिर में तो आखिरी आदमी तक कुछ ना कुछ हिस्सा आता है। तो ये जो आता है ना, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपको। आप ये नहीं बता सकते हो कि कितना रुपया खर्च हुआ, लेकिन ये आप बता सकते हो कि लास्ट आदमी को इतना रुपया मिल रहा है। अब छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो मैं एक उम्मीदवार बाइक रैली करता है, तो जितने बाइकर्स हैं उनको उम्मीद होता है, या उनको आज तक जो परंपरा चला आ रहा है कि उनके बाइक में कोई ना कोई तेल भरवा देता है। हाँ ठीक है, नेता ओन नहीं करते हैं सेंट्रलाइज कि मैं ओन किया। उसमें होता क्या है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि मैं अपने 5 दोस्तों को बोला कि चलना है तुमको, और मैं तुम्हारे बाइक में 200-200 रुपया का पेट्रोल भरवा दूंगा। लेकिन वो 1000 रुपया मेरे पास ऊपर से आया होता है, लेकिन वो ऐसा शो नहीं होता है। तो अब आप ये देखेंगे कि जैसे आप जमशेदपुर पश्चिमी में चले जाए, वहां बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे और सरयू राय के खिलाफ लड़ रहे हैं। बन्ना गुप्ता पिछले 5 साल झारखंड सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो अब एक ही समय पर अगर आप पूर्वी सिंहभूम में जो सारा विधानसभा देखेंगे, सरायकेला, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, तो जितना है सब बहुत आसपास है। मतलब 1 मिनट में आप इधर से इस क्षेत्र से उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र से उस क्षेत्र में चले जाएंगे। बहुत डेंस पॉपुलेशन है वहां पर। तो अगर एक ही समय में 5 उम्मीदवार अगर एक ही दिन अगर अपना बाइक रैली का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो अब बाइकर्स जो है ना वो बार्गेन करते हैं। वो अगर एक के पास आया तो बोला कि मैं बाइक में पेट्रोल भरा दूंगा, तो उसके पास खबर आता है कि नहीं, बन्ना जी के यहाँ तो 500 रुपया मिल रहा है, उनके यहाँ अगर चलाओगे तो 500 रुपया मिलेगा। तो वो पहले उम्मीदवार को बताता है कि मुझे 500 रुपया वहां मिल रहा है, तो मैं तो वहां जाऊंगा। तो अब जो दूसरा उम्मीदवार है उसकी मजबूरी है कि उसको 600 रुपया करे, नहीं तो उसके पास नंबर ऑफ बाइकर्स कम होंगे उस रैली में अपना स्ट्रेंथ दिखलाने का। तो ये एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। ऐसे ही बूथ पर बैठने की बात है, तो अब हर पार्टी अपना अपना पैसा खर्च कर रही है, तो उसमें है कि जो ज्यादा पैसा देगा, या ऐसा है कि दोनों से पैसा ले लो। जनता भी अब आपको उसी मोड में आ गई है। तो अब धनबल का प्रयोग तो मैं नहीं बोलूंगा कि जेएमएम नहीं कर रहा है, कांग्रेस नहीं कर रहा है। जो मंत्री सबसे महंगा, मैं मानता हूं कि वन ऑफ द महंगा चुनाव बन्ना गुप्ता भी लड़ रहे हैं। तो अगर आप जाएंगे तो जितने मंत्री हैं, जितने सिटिंग विधायक हैं, उनका खर्च रिलेटिवली ज्यादा है। तो धनबल का उपयोग के बाद भी एक जो जेएमएम की खासियत है, जेएमएम के जितने आदिवासी नेता हैं वो अपने कल्चर से दूर नहीं हुए हैं। आप ध्यान देंगे कि पिछले 10-15 सालों में बीजेपी के अंदर अपना इन हाउस आदिवासी लीडर नहीं हुआ है। उनको आदिवासी लीडर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। बाबूलाल एक अलग पार्टी चला रहे थे, ठीक है, आपके यहाँ थे, आपने उनको मिला लिया अपनी पार्टी में, आज वो बीजेपी का हिस्सा है। चंपई सोरेन जीवन भर बीजेपी के अगेंस्ट राजनीति किए, जेएमएम में राजनीति कर रहे थे। आज आपको आदिवासी नेता, आदिवासी वोट के लिए चंपई सोरेन को अपने खेमे में लाना पड़ा। आज वो संथाल परगना में आपके स्टार प्रचारक हैं, जहां जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां आपके स्टार प्रचारक हैं। अगर आप पिछले 20 साल में बीजेपी के अंदर अपना एक समय था कि बीजेपी के अंदर अपना आदिवासी लीडर बनता था, कड़िया मुंडा, उनसे बड़ा कोई आदिवासी लीडर हुआ नहीं, और वो बीजेपी का अपना होम प्रोडक्ट था। तो बीजेपी के अंदर आखिर आदिवासी लीडर क्यों नहीं बन रहा है, इस पर चिंता क्यों नहीं हो रही? से आए थे शायद। हाँ बिल्कुल, अर्जुन मुंडा भी जेएमएम से आए थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो फिर आदिवासी लीडर होते नहीं है। आप आश्चर्य करोगे, बाबूलाल मरांडी जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी ट्राइबल सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अपने आदिवासी नेताओं को एसटी सीट से उनको मालूम है कि वो हार जाएंगे, क्योंकि उनको आदिवासियों का समर्थन नहीं है, तो या कम समर्थन है, तो वो सेफ सीट ढूंढते हैं।
तो ये बहुत बड़ा विडंबना है। पार्टी को कहीं ना कहीं समझना होगा कि मेरे यहाँ अपने यहाँ इन हाउस आदिवासी लीडर जब तक ग्रूम नहीं होंगे, आपको आदिवासियों का समर्थन कैसे मिलेगा? तो अब अगर लीडर दिल्ली आकर दिल्ली के रंग में रंग जाएगा और वो अपना कल्चर भूल जाएगा, तो एक आदिवासी उसे अपने लीडर नहीं मानेगा। वो चाहता है कि उसके साथ सरहुल पे वो नृत्य करे, वहाँ के सारे संस्कार में, उनके सारे कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले और उनके कल्चर में हिस्सा ले। नहीं तो वो अपने आप को दूर पाता है। जैसे अगर आप आम जीवन में अगर आप प्रवेश कर जाते हैं तो आदिवासी आपको अपने बीच का आदमी नहीं समझता है। तो आप धनबल के बदौलत या एक स्ट्रेटेजी के तहत अगर आदिवासियों को चाहिएगा कि आपके साथ आ जाएं, तो आपको तिगुना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, वो आ जाएंगे, लेकिन वो आप परमानेंट, आप नेचुरल वोटर आप उनको कंसिडर नहीं कर सकते हो। दूसरा, कन्वर्सन पे बहुत बहुत बातें होती हैं, लेकिन आज तक कन्वर्सन रुका नहीं। कन्वर्सन पे आखिर रोकेगा कौन? हर दिन हो रहा है। तो बीजेपी लगातार से बात कहते आई है, अब तो 10 साल से सत्ता में है, इसके लिए क्या कानून है, कितने लोगों को पनिशमेंट मिला, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये चल रहा है ग्राउंड पर। अच्छा, बीजेपी का एक बहुत बड़ा समर्थक आप बोल सकते हो कि जिसको अब लोग बिहारी बोलते हैं, जब पुराना बिहार से जितने माइग्रेंट लोग झारखंड में बैठे हुए थे वो कट्टर समर्थक है, लेकिन आप वो आज भी समर्थक है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो जेएमएम की तरफ जा नहीं सकते हैं, एकमात्र विकल्प बीजेपी ही है, लेकिन वो बीजेपी से खुश नहीं है। अगर वहां आप देखोगे कि वो वहां जमीन एक बहुत बड़ा विवाद का सब्जेक्ट है। तो अब टाटा कंपनी से कोई रिटायर हुआ, अभी तक कंपनी के क्वार्टर में रह रहा था, अब वो कहाँ रहेगा? तो आप देखोगे कि टाटा ही के लीज कंपनी में बहुत सारा हिस्सा आज, जिसको सबलीज कह के लोग, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां बस्ती बन गया है जहां बिहारी लोग रह रहे हैं। उनको आज तक अपने मकान का रजिस्ट्री नहीं हुआ है। उनका मकान वो बोल नहीं सकते, लेकिन वो रह रहे हैं, 50 साल से उस मकान में रह रहे हैं। रांची में भी एक बहुत बड़ा है, एचईसी कॉलोनी में किनारे किनारे अगर आप जाओगे राजधानी में, तो बहुत एक जमीन है जहां पर बिहारी, जो पुराना जिसको बिहारी बोलते हैं, जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से झारखंड में रह रहा है, लेकिन कभी ना कभी भोजपुर के इलाका से माइग्रेट किया हो, अंग से माइग्रेट किया हो। तो उनके अंदर बहुत बड़ा रोष है कि बीजेपी आती है तो उनके मकान पे बुलडोजर चलने लगता है, लेकिन तब भी वो उनके पास विकल्प नहीं, उनको पता नहीं है कि अब हम करें तो क्या करें। एक तरफ जेएमएम है, दूसरी तरफ बीजेपी है, जो कि मेरा समर्थन तो लेती है, लेकिन मेरी समस्याओं पर कभी उसने सीरियस कुछ एक्ट नहीं किया है। तो धनबल पे मैं बोलूंगा कि देखो, चूंकि सत्ता में रहे 5 साल जेएमएम भी, और उनकी गठबंधन कांग्रेस है, आरजेडी है, तो धनबल का प्रयोग वहां भी हो रहा होगा, लेकिन धनबल का प्रयोग एकमात्र रास्ता नहीं है चुनावी परिणाम अपने पक्ष में करने का। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि अब लोगों को अपने दिल में आप कैसे बैठाएंगे, इसकी राजनीति से सारी पार्टी, बीजेपी खास करके, मुझे दूर होती हुई दिख रही है। नहीं, सही बात आपने कहा कि ट्राइबल फेस इतने दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में, हम 24 साल ही मान ले, क्योंकि 24 साल हुआ इस स्टेट को बने हुए, 24 साल में एक स्ट्रॉन्ग फेस आदिवासी चेहरा ये नहीं ला पाए, ना ही प्रोजेक्ट कर पाए। और जो पुराने नेता, जो आदिवासी नेता इनके साथ शुरू से, इनके आइडियोलॉजी से जुड़कर इनके साथ थे, वो भी अब पता नहीं कहाँ गौण हो गए, दरकिनार कर दिए गए, या फिर उनका ऑल्टरनेटिव ये नहीं खोज पाए। और ये ऑल्टरनेटिव जब भी खोजे तो सत्ता में बैठने के लिए दूसरे पार्टी से इंपोर्ट किया। जैसा आपने बताया, चंपई सोरेन हो गए, जैसे अर्जुन मुंडा तो बहुत पहले चले आए थे भारतीय जनता पार्टी में, पर थे तो जेएमएम के। आइडियोलॉजी आपके पार्टी के साथ, उनकी आइडियोलॉजी कितनी मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, वो हो सकता है समय के साथ आपके साथ घुल मिल गए हों, पर जो आपके आदिवासी कार्यकर्ता, जो जमीन के कार्यकर्ता थे, उनको तो आपने उठाया ही नहीं। ये शायद जेएमएम में भी यही स्थिति है। जेएमएम में भी जो आम कार्यकर्ता है वो उसी स्थिति में है और रोता रहता है, क्योंकि वहां भी परिवारवाद चल रहा है। वहां भी परिवारवाद के साथ उन लोगों को तरजीह दी जाती है जो शायद, मेरा कहना है कि आपने भी इतने दिनों में ईडी रेड्स हुए, जमीन, माइंस वगैरह वगैरह के काफी मामले सामने आए, तो इन सब मामलों में देखा गया कि ज्यादातर नॉन ट्राइबल लोग ही थे, या तो बिहार से आके सेटल किए थे या दूसरे प्रदेश से आकर वहां सेटल किए थे, और अपने
गुड़ से, चालाकी से उन्होंने शायद इन भोले भाले आदिवासी नेताओं को पटा लिया होगा, उनको क्या समझाया गॉड नोज, और मामला बना, जिसमें शायद यही बड़े, जब फंसता है तो नेता ही फंस जाता है बेचारा। खैर, इन चीजों के बावजूद आपने जो एक बात और कही कि बाइकर्स 400 अगर कोई दे रहा है और कोई उम्मीदवार 500 दे रहा है तो बाइकर चला जाता है उधर, ये आमतौर पे देखा जाता है, वाकई देखा जाता है। उसी तरह से शायद इस बार महिलाओं को भी लुभाने के लिए मैया योजना जो 2100 पे था, उसके बराबर खड़ा करने के लिए गोगो दीदी योजना भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया 2500 रुपए। अब जैसे ही उसने 2500 रुपए किए, जेएमएम सरकार ने फिर अपना मैया योजना 2500 का डिसीजन ले लिया। तो ये जो लुभाने की कोशिश है, आपने वहां देखा होगा, लोगों से बात की होगी, महिलाएं किस तरफ है, क्योंकि उनकी ये इस बार माना जा रहा है कि ये जो आधी आबादी है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा इस बार के झारखंड चुनाव में। जी अमित जी। देखो, पिछले जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो कल्पना सोरेन मई के महीने में चुनावी राजनीति में आकर विधायक बनी, और मई के महीने से जब तक चुनाव प्रचार बंद हुआ परसों शाम 5 बजे, तब तक 400 से ज्यादा सभाएं अकेला कल्पना सोरेन की हैं झारखंड में। और आप बोल सकते हो कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आज जो झारखंड में एक बहुत बड़ा नेत्री के रूप में जो उभरी हैं, उसमें कल्पना सोरेन का नाम है। और जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सारे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी नेता का था तो वो कल्पना सोरेन का था। तो चुनावी आचार संहिता लगने के बाद करीब करीब 98 सभाओं का आयोजन में पार्टिसिपेट कल्पना सोरेन की है। और जब 13 नवंबर को जब पहले चरण का मतदान था, उससे 24 घंटे अंदर, एक दिन पहले, जो अभी वर्तमान में उनका मैया सम्मान योजना चल रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए, तो 1,000 रुपये 59 लाख बेनिफिशियरी के अकाउंट में जेएमएम सरकार भेजी, 59 लाख। और ये एक अलग डेटा, एक और डेटा है कि 59 लाख वोट पाने के बाद लोग सरकार बना लेते हैं। 59 लाख वोट का अगर आपके पास टोटल 59 लाख वोट्स है तो आप झारखंड में सरकार बना लोगे। जो अभी वर्तमान जेएमएम सरकार है 59 लाख वोट लाकर सत्ता में है। और 59 लाख डायरेक्ट बेनिफिशियरी जिनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया गया, तो वो मैया सम्मान योजना में उन महिलाओं के अकाउंट में 13 तारीख से एक दिन पहले सबके खाते में उतना पैसा गया। तो ये जो फ्रीबीज की राजनीति शुरू हुई है ना, ये अब वही मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव का बहुत सारा डायनेमिक्स है, तो एक फ्रीबीज का भी ये नया चरण शुरू हुआ है। तो ये अब तो इसमें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लाया कि मैं गोगो दीदी योजना लाऊंगा, क्योंकि फ्रीबीज की राजनीति शिवराज सिंह चौहान भी करते आए हैं, वो आज यहाँ इंचार्ज हैं। तो इस सबसे ज्यादा लाडली योजना का लाभ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान खुद उन्हें मिला है। तो यहाँ गोगो दीदी योजना झारखंड में लॉन्च उन्होंने करने की घोषणा की, जिसमें 2100 रुपया प्रत्येक महिलाओं को देने की बात हुई। तो वहां भी हेमंत सोरेन नहीं चुके, वो तुरंत उस अमाउंट को पार करके 2500 कर दिया कि नवंबर में अगर मेरी सरकार बनती है तो नवंबर माह में हर माताओं बहनों के अकाउंट में 2500 रुपया सरकार देगी और देते रहेगी। तो कल्पना सोरेन के सभाओं में जिस तरह से महिलाओं का जमावड़ा जमा हो रहा है, उनके अकाउंट में जिस तरह से पैसा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि अगर फ्रीबीज की राजनीति थोड़ा भी अट्रैक्ट करती होगी वोट और 60 लाख में कुछ भी परसेंट आएगा, तो जेएमएम का पलड़ा कितना भारी है उसको अपने तरफ। तो जो बीजेपी का बेसिकली जो आधार है वो आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी में क्या होता है कि कितना भी आपको मिल जाए, कितना भी मिल जाए, वोट कमल के अलावा लोग दूसरा जगह नहीं करते। ये ग्राउंड पर भी होती है, जहां पर उनके बागी खड़े हैं वहां जब आप बात करोगे तो वो कमल के अलावा, कमल निशान के अलावा कहीं भी वोट दे रहे हैं तो वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं। वो आज के दिन में पार्टी के नीतियों से सहमत नहीं है, या पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से जो भटक रही है उससे वो सहमत नहीं है। लेकिन और उसमें आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जाके अंदर फिर भी मतदान केंद्र में गलती कर देता है। वो बाहर से रुष्ट होता है, उनसे वो जानता है कि आइडियोलॉजी से मेरी पार्टी भटक रही है,
मेरे नेता परिवारवाद को या लोकल लेवल पर भी अब बढ़ावा दे रहे हैं, आम कार्यकर्ता को तरजीह नहीं मिल रहा है, फिर भी वो कमल, अभी वो एक होता है कि आप जाते जाते भी आप सोचते हो कि नहीं चलो अब शायद सुधर जाएंगे, अब शायद मेरे हिसाब से हो जाएगा, आने वाला समय मेरा होगा। और इसी साइकोलॉजी पे केंद्रीय नेतृत्व और जो इनका जो थिंक टैंक है वो काम करता है। मेरे तो महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होगा और ये देखने वाली बात होगी कि वो 60 लाख महिलाएं जेएमएम के पक्ष में कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चुनाव जो है बहुत कठिन है, हर चीज के बाद भी आप आज नहीं बता सकते हो, और अगर सीट बाई सीट भी बात करोगे तो हर एक चुनाव कांटे की टक्कर है, एकदम आप वहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हवा इसका हो, आज सर्वे कुछ भी बोल रहा हो, इनका एग्जिट पोल कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी ये है कि बहुत कड़ा मुकाबला है। और चूंकि 81 सीट का ही विधानसभा है, ऐतिहासिक रूप से कभी भी किसी एक पार्टी को वहां बहुमत नहीं मिला है। हाँ, अलायंस को मिला है, माने वहां बहुमत भी है तो एक इंडिया ब्लॉक लेके आती, एक इंडिविजुअल पार्टी को कभी वहां बहुमत नहीं मिला है। तो इस बार भी अगर 2-4 अगर निर्दलीय कहीं इधर उधर से जीत जाता है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टियों में दोनों को जरूरत पड़े उस इंडिपेंडेंट की। तो इतना कड़ा मुकाबला है, मैं आपको ये बोल सकता हूँ। तो इस कड़े मुकाबले में जो जमीन पे आपने देखा और जो मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि इस बार ऐसे भी आमतौर पे 41 का जो आंकड़ा है, किसी भी पार्टी ने अकेले छू नहीं पाए हैं, भले ही दल मिलकर किसी तरह से सरकार ये लोग बना लेते हैं। इस बार जो थर्ड फोर्स के तौर पे जयराम महतो हैं, सुनने में आया कि उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, पर 2-4 सीट वो निकाल लेंगे। वैसी स्थिति में अगर आपने देखा और आपका जो आकलन है कि दोनों ही दल, जैसा मेरे पास भी है कि दोनों ही दल शायद स्थिति में ना हो इस बार कि 41 के सीट तक पहुंच पाए, तो थर्ड फोर्स का रोल होगा। और जाहिर है कि 23 के रिजल्ट के बाद 5 जनवरी तक सरकार वहां गठन होना है, सरकार का गठन होना है, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का समय होगा। खेल तो मुझे लगता है जहां तक खेल वही पीरियड होगा जो खेल वाकई में खेला जाएगा, आइडियोलॉजी पे खेला जाएगा या फिर सांस्कृतिक धरोहर पे खेला जाएगा, ये देखने की बात है। 20 तारीख का चुनाव, कल के चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा ये आपसे हम जानना चाहते थे, पर आपने तो खुलकर कह दिया कि दोनों ही जिस स्थिति में हैं, लगता नहीं है कि किसी को बहुमत हासिल होने जा रहा है। जहां तक मुद्दे की बात है, जहां तक चेहरों की बात है, तो वो सब सामने दिख रहा है। 20 तारीख एक निर्णायक डे है झारखंड के लिए। उस दिन ये निर्णय हमारे वोटर्स लेंगे कि कमल खिलना है कि तीर धनुष चलना है। खैर, कमल खिले या तीर धनुष चले, आम वोटर्स को, आम जनता को क्या मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, वो समय बताएगा। बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे मिलकर और आपकी बातों को सुनकर। हमारे व्यूअर्स को आपने जिस तरह से झारखंड के बारे में बताया, ये बहुत तरीके से चीज़ों को आपने पेश किया शायद, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को देखते हुए, आपकी बातों को सुनते हुए हमारे वोटर्स, झारखंड के वोटर्स हैं, इस बार एक विजनरी सरकार की तरफ सोचेंगे। ऐसे भी सिद्धांत, आइडियोलॉजी और आदिवासियत विकास में काम नहीं आएगा। जी नमस्कार। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।